मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान आंदोलन, दुर्भाग्यपूर्ण दिन का जिम्मेदार कौन। इसे 90% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। एक तरफ किसान आंदोलन का घमासान, दूसरी ओर गणतंत्र की शान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। इसी बीच शाम 5:05 पर विजय चौक से महज 1.5 किलोमीटर दूर हाई प्रोफाइल रोड अब्दुल कलाम रोड पर धमाका इजराइल के दूतावास के पास हुआ है। फिलहाल खुफिया और जांच एजेंसी तफ्तीश में जुटी है। इन सबके बीच सवाल 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई उस पर भी है। राष्ट्रपति ने संसद के अभिभाषण में घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन लोगों को नसीहत भी दी जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहे। पिछले 2 महीने से दिल्ली की दहलीज के 3 बॉर्डर बंद है, जिस पर आज बड़ा हंगामा हुआ और राजनीति भी जारी है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 26 जनवरी के उपद्रव के बाद भी मामला थमा नहीं है। लेकिन इससे पहले सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 26 जनवरी के दिन हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। संसद के भीतर से लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच तक आज भी राजनीति देखने को खूब मिली, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आज मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसानों का सैलाब देखने को मिला, लेकिन सवाल उठता है कि किसान संगठनों ने पहले दर्जनों बार किसान आंदोलन में किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक रोटी ना सेकने देने का दावा किया था, लेकिन तस्वीर इससे उलट है। राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि देश भर में कानून व्यवस्था भंग हो। राहुल गांधी वो नेता है जो चाहते हैं कि अराजक तत्व देश में न सिर्फ तिरंगे का अपमान करे बल्कि देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करे। दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर, स्थानीय लोगों ने भी रोजाना की हो रही परेशानियों और तिरंगे के अपमान पर अपना आक्रोश जाहिर किया, लेकिन यहां भी पत्थरबाजों ने हुड़दंग मचाने का मौका नहीं छोड़ा। देश की बहस में चर्चा है कि देश के प्रथम नागरिक तक ने जिस प्रकार गणतंत्र दिवस की अपमानजनक घटना पर दुख जताया, क्या पत्थरबाज और भड़काऊ बयानबाज इसे गंभीरता से लेंगे या फिर अपने तेवरों से राजनीति की नई खेती करना ही इनका एजेंडा है। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना सही था। सभी विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ या ना में आप अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अब्दुल हफीज गांधी मेरे साथ हैं, मेरे साथ जगतार सिंह वाजवा हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के, और साथ ही साथ रमणीक मान जी हैं जो कि एक जाने माने किसान हैं। सबसे पहले आलोक भाई मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार उचित था? क्योंकि सदन की एक मान होता है, सदन की एक मर्यादा होती है, सदन की एक परंपरा होती है। साल में एक बार ही राष्ट्रपति आते हैं संसद के दोनों सत्र को संबोधित करने, तो क्या उनके कार्यक्रम के बहिष्कार करना आप उचित मानते हैं? क्योंकि मुझे लगता है दीपक भाई कि वो मुझे सुषमा स्वराज जी के और अरुण जेटली की संसद में लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए बयान याद आते हैं। इस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट होना, क्या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई? आप कह रहे हैं कि एक बार आते हैं, पिछला शीतकालीन तो सत्र ही पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया।
क्योंकि चीन पर जवाब देना था, ओके, किसानों के ऊपर जवाब देना था। उससे पहले प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया, बाकी संसद चलेगी, प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज के जिस तरह के हालात हैं, कि हमारी सरजमीन पर कब्जा करा के बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री अभी भी झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, 1 साल के अंदर 2 बार दंगे हो जाते हैं। किसानों का जो मुद्दा है वो अजीबोगरीब पर खड़ा पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि संदेश देने के बिल्कुल सही कदम उठाया गया है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति महोदय को भी सोचना चाहिए, प्रथम नागरिक है, कि किस तरह से इन चीजों को रोका जाए। क्या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई? आप कानून की धज्जियां उड़ाएं, आप संसदीय प्रणालियों की धज्जियां उड़ाएं, आप तमाम चीजों को ताक पर रखकर केवल अपने अहंकार को आगे रखकर देश के प्रधानमंत्री चलेंगे तो दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ सर्वथा उचित है और ये संदेश देना बहुत जरूरी था। ठीक है, यही सवाल मैं अपराजिता जी से लेता हूं। अपराजिता जी, बिना विपक्ष के संसद का कोई मतलब नहीं है, तो सवाल यह है कि ऐसे में क्या विपक्ष को सरकार को साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए? और विपक्ष को साथ में लेकर चलना संवैधानिक और संसदीय मर्यादा में सरकार की ड्यूटी होती है, तो क्या सरकार अपने दायित्व से इतर हट रही है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर हम शासन कर रहे हैं, हम सबको लेकर चल रहे हैं। हम विपक्ष के मंतव्यों को, उनके मतों को बहुत सम्मान देते हैं और मुझे लगता है कोई भी भारतवासी आज के दिन ये नहीं कहेगा कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को न सुनना बुद्धिमत्ता है। मुझे लगता है विरोध प्रदर्शन का अलग तरीका हो सकता है। अगर हम अभिभाषण के कुछ अंश से सहमत नहीं हैं तो हम अलग तरीके से कर सकते हैं, हम सुन लें और जब संसद का अधिवेशन शुरू हो, जब वार्तालाप शुरू हो, जब विचार विमर्श शुरू हो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बातें रखें। और मुझे लगता है हर कार्य की, हर स्टेप की, हर कदम की मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा के अंदर हमें काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये असम्मान प्रदर्शन है, ये संविधान के प्रति असम्मान प्रदर्शन है और हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, कोई भी भारतवासी सहमत नहीं होगा और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ठीक है, सीधे जीडी बख्शी के पास चलता हूं। जन बख्शी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, 29वीं वर्षगांठ है भारत और इजराइल दोस्ती की। हाल ही में 26 तारीख को हमने देखा, आज महामहिम ने भी बताया कि 26 तारीख का दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन था भारतीय लोकतंत्र के लिए। उसी के बाद जैश और लश्कर मिलके ब्लास्ट कराते हैं, भले से लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, सीधे इजराइल एम्बेसी के सामने। क्या संकेत लगा रहे हैं? क्या देश के जो हालात चल रहे हैं उसका कुछ अतिवादी और आतंकवादी संगठन फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल उठा रहे हैं, चाहे नहीं। देखिए साहब, इजराइल की एम्बेसी से 50 मीटर दूर जो हमारे रिपब्लिक डे परेड का समापन समारोह, जो कि आप कहते हैं हमारे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से 1.5 किलोमीटर दूर, चाहे लो इंटेंसिटी चाहे हाई इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट हो, इंटेंसिटी इतनी अहम नहीं जितना कि लोकेशन की सेंसिटिविटी अहम है। हम हाथ जोड़ के लोगों से कह रहे थे, सरकार कह रही थी कि 363 दिन है आपके पास साल में, जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो भी संविधान आपको इजाजत देता है कि आप प्रोटेस्ट करें, हालांकि संविधान कहता है कि पीसफुल तौर में प्रोटेस्ट करें। हमने कहा था कि साहब रिपब्लिक डे को छोड़ दें, आजादी के दिवस को छोड़ दें, लेकिन नहीं साहब, लोगों ने इंसिस्ट किया कि उसी दिन होगा और हमारे देश का तमाशा बनाया, जैसे कैपिटल हिल में अमेरिका में तमाशा किया गया था, ठीक उसी प्रकार हमारी राजधानी में हमारे गणतंत्र दिवस पर एक पर्व जो पूरा देश मनाता है एकजुट होकर, उस दिन एक तमाशा किया गया। लाल किले से हमारे झंडे को उठा के तिरस्कार से जो है फेंका गया, वहां पे और झंडे वहां पे लगाए गए, किसी भी पंथ के हो, धर्म के हो, वो गलत स्थान है और आप राष्ट्रीय झंडे का तिरस्कार नहीं कर सकते। वायलेंस हुआ, उपद्रव हुआ, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए,
हमारे जो भी उन लोगों ने माना था कि हम इस रूट पे जाएंगे, इस समय से जाएंगे, ये टाइमिंग होगी, सबका उल्लंघन किया गया। कोई तलवारें लेके, कोई घोड़ों पे, कोई लाठियां लेके, कोई ट्रैक्टरों को टैंक बना के लोगों पे चढ़े जा रहा है। जानी माली नुकसान हुआ है वहां पे, मतलब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लाल किले के जो टिकट घर को तोड़ फोड़ दिया गया, और कितने सारे जो वहां बसें थी, जो कारें थी, उनको नुकसान पहुंचाया गया। आपके बैरियर शैरियर तोड़ के ऐसा तमाशा बनाया जैसे कैपिटल हिल का बनता है। अब देखिए साहब, जब भी ऐसी कोई बड़ी मास मूवमेंट होती है, उसकी आड़ में जो माओइस्ट हैं, जो टेररिस्ट संस्थान हैं, मसलन की खालिस्तानी जो ग्रुप हैं, गुट हैं, वो पूरा फायदा उठाते हैं इन्फिल्ट्रेट करने का। अब आपको सोचना है साहब कि किस हद तक आप देश की तबाही देखना चाहते हैं, किस हद तक आप अपने देश की राजधानी का एक तमाशा, एक मजाक बनाना चाहते हैं। क्या आपको बुरा नहीं लग रहा कि आपके देश में रिपब्लिक डे के दौरान ऐसा उपद्रव हुआ, रिपब्लिक डे के दौरान ऐसी हिंसा हुई, रिपब्लिक डे के दौरान रिपब्लिक डे की गरिमा को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्रयास किया गया? और अब तो साहब सोने पे सुहागा, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट पूर्ण फायदा उठा रहे हैं ऐसी अराजकता का। ये कब तक चलेगा साहब? ये कब तक चलेगा, यही सवाल जगतार जी से पूछता हूं। जनरल बख्शी ने सही सवाल उठाया। जगतार जी, पहली बात ये कब तक चलेगा, और दूसरी बात 26 तारीख को और आज जो बम ब्लास्ट के बाद देश का मजाक बना है, क्या आप उस स्थिति की गंभीरता को समझते हैं जगतार सिंह जी, या सिर्फ आंदोलन आंदोलन और आंदोलन? बिल्कुल समझते हैं। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम समझते हैं, लेकिन ये बताइए कि इसमें किसान कहाँ से जिम्मेदार हैं? तो 26 तारीख को किसने किया था वो साहब? किसान अपनी परेड की पहला बार इतिहास में आया। वो दीप सिद्धू कौन है? वो कौन है दीप सिद्धू? वो क्या किसान है या किसान लीडर है? वो कौन सी किसान जथेबंदी का है? वो उस पर FIR भी सबसे बाद में होती है। देश के गृह मंत्री से उसकी गलबैयाँ पड़ती हैं, देश के प्रधानमंत्री से उसकी नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं, भाजपा के सांसद सन्नी देओल से उसकी नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं, और कर किसानों ने दिया। ये तो एक ऐसी निकम्मी सरकार साबित हुई है जो लाल किले पर तिरंगे को सुरक्षित नहीं रख पाई, जबकि किसानों ने इतिहास में इतने ज़्यादा तिरंगे दिल्ली ने कभी नहीं देखे होंगे जितने किसान लेकर के सड़कों पर निकले हैं। आप कैसी बात करते हैं? और जनरल बख्शी जी जैसे वरिष्ठ आदमी और आर्मी मैन से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि वो जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो देश के किसानों से पूछते हैं। ये गलत बात है। रमनीक मान जी, एग्री करेंगे आप? जनरल बख्शी को जोड़ना चाहते हैं। जनरल बख्शी प्लीज। देखिए साहब, जो हमारे जवान हैं वो किसानों के बेटे हैं। तभी शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं जानता हूं हमारे देश के किसान बहुत ही देश से मोहब्बत करते हैं, वो सरजमीन से जुड़े हैं, उनकी जीविका इस जमीन से आती है, उनकी जीविका इस सरजमीन से निकलती है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो उपद्रवी तत्व हैं वो आपके इस जो आंदोलन का पूरा फायदा उठा के इस देश की राजधानी में घुस रहे हैं। मैं चाहता हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप 363 दिन आपके पास है आंदोलन करने के लिए, सरकार से बातचीत करने के लिए। वो आपके और इस देश की सरकार के बीच में है। हम जैसे जो कि पुराने सिपाही हैं, वो जो देश के लिए लड़े मरे हैं, आपके किसानों के बेटे ही तिरंगे झंडे में लिपट कर आते हैं। क्या आपको उस तिरंगे का अपमान अच्छा लगा? क्या आपको ये ठीक लगा कि आपकी आड़ लेकर जो उपद्रवी तत्व हैं वो बॉम्ब फोड़ रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे में ताकि हमारी जागसाई हो? ऐसे तत्वों को तो आपको पीटना चाहिए, आपको पकड़ के पुलिस को थमाना चाहिए था। हमारे किसानों के होते ऐसा हो सकता है क्या? वो पुलिस के जवान आपके बेटे नहीं, किसानों के बेटे नहीं? नहीं, वो किसानों के बेटे नहीं। क्या है हमारे फौजी जवान जो ईस्टर्न लद्दाख में लड़ रहे हैं, जो सिक्किम में लड़ रहे हैं, किसानों के बेटे नहीं? फिर हमारी सिर्फ विनती अर्ज ए सी की महाराज की ओ जेड़ा दिन एक होता है साडा रिपब्लिक डे,
ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿन ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ देश द्रोही तत्व जवाब दीजिए, ये सब करेंगे। जवाब दीजिए जगतार जी। दीवानों और किसानों को तो आपने आमने सामने कर दिया, फिर मैं आलोक शर्मा जी और अपराजिता जी के पास चलूंगा। जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल दीपक भाई, जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं। इस सरकार को ये लगा कि इतिहास में पहली बार जय जवान जय किसान का नारा बुलंद होने जा रहा था, सार्थक होने जा रहा था। एक तरफ किसानों के बेटों की परेड होनी थी, उसके बाद देश के किसानों की परेड दिल्ली की जो सड़कों पर जो आपने रूट दिया था उस पर होनी थी। लेकिन इस सरकार को, तानाशाह सरकार को वो हजम नहीं हुआ और एक षड्यंत्र के तहत जिस लाल किले पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ पर उपद्रवी पहुँच कैसे गए और किसानों को अनुमति नहीं दी गई बिल्कुल। रमणीक मान जी, एक क्विक कमेंट आपका। पहुंच गई ये जांच का जगतार जी रुकिए, रमणीक मान को जवाब दे रहे हैं आपको। जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए जी। ओके, देखो मैं दीपक भाई, मैं जगतार जी एक मिनट जगतार जी, देखो मैं दीपक भाई आज मन बड़ा व्यथित है मेरा, मैं मानसिक रूप से भी बड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे देश के अंदर। अभी जगतार जी बात कर रहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, साहब ये दीप सिद्धू कौन है? अरे आपको नहीं पता कौन है? 2 महीने से आपके साथ बॉर्डर पे बैठा था, आपको क्यों नहीं पता वो कौन है? आज उसको आप डिसोन कर रहे हैं। ऐसे तो कल को आप कहेंगे कि हम नहीं जानते जुर्मी कौन है, वो वहां बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं। ये बातें ठीक नहीं है, हमारे साथ 2 महीने से आ रहा होगा। जिम्मेवारी लेनी चाहिए है। सर ये प्लांट मान साहब, ये प्लांट नहीं, आप ये ना थोड़ा सा संयम रखिए। सरकार, मैंने कितनी बातें आपकी ब्रिगेडियर जनरल साहब की सुनी, और सर सरकारें तो मेरी भी हैं, सरकारें आपकी भी उतनी जितनी मेरी सरकार है भाई। 135 करोड़ हिंदुस्तान जो सरकार है, मेरी बात कहने दीजिए। मैं सर आपके साथ बहस में नहीं पढ़ना चाहता जगतार जी, मैं आपके साथ बहस में नहीं पढ़ना चाहता प्लीज जी। मेरे को अपनी देशभक्ति आपको साबित करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं जो बात कहने जा रहा था, मैं ये कह रहा हूँ दीपक भाई, मैं केवल ये कहने जा रहा हूँ कि हमारे देश में कुछ बहुत बड़े किसान नेता, किसान नाम हुए चौधरी सर छोटू राम, हमारे स्वामी सृजानंद जी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। जब किसान नेताओं की बात होती है, इन सबका नाम एक साथ लिया जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उनके लखनऊ निवास पे उनको मिलने पहुंचे और सब पुलिस अमले ने वहां पे उनको पीछे रोक दिया। उस वक्त राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये हमारे देश के दूसरे भगवान आ रहे हैं मिलने के लिए, हमारे को इनसे मुलाकात करनी है, और उनकी अगुवाई करने के लिए, उनको लेने के लिए खुद गेट पे गए। उस समय उस मीटिंग के अंदर राकेश टिकैत और विजय पाल दोनों मौजूद थे। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, उस दिन क्या हुआ था कि आते आते जिस कुर्सी पे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह बैठे थे, वो कुर्सी राकेश टिकैत उठा के ले आए थे। उस वक्त किसी ने गोली नहीं चलाई, उस वक्त किसी ने रोका नहीं। ये एक आत्मीयता का रिश्ता था इन दोनों का। आज भी मैं ये कहता हूं कि इस मसले का, इस समस्या का यदि कोई हल निकाल सकता है तो राजनाथ सिंह जी निकाल सकते हैं। उनको सामने बिठाना चाहिए सरकार को। वो किसान के बेटे, किसानी से आए हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनको आज भी अगर आगे खड़ा करते हैं तो किसान राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों भाई उनकी बात मानेंगे, क्योंकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उनका बड़े भाई छोटे भाई का नाता। ठीक है, मेरे ख्याल से अपराजिता जी आपकी बात सुन रहे होंगे। मैं क्विक कमेंट के लिए आलोक शर्मा जी के पास जाता हूं। आलोक शर्मा जी, उसके बाद मेरे साथ सिरसा जी भी जुड़ गए हैं और अब्दुल हफीज गांधी भी हैं। आलोक शर्मा जी, जनरल बख्शी ने कुछ बात उठाई, पते की उनकी बात थी, और साथ में ये लॉजिक भी है कि जवानों और किसानों को आमने सामने तो किसानों ने ही कर दिया था ना 26 जनवरी को। क्योंकि मुझे लगता है आज किसान जो है सरकार से ज्यादा पावरफुल हो गए। बख्शी साहब पूरी तरह से जिस तरह का पक्ष रखते हैं टीवी चैनल्स पे डग जाए। क्या आज देश के गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकते, जिम्मेदार 200 500 तो हुड़दंगी थे वो हैं। तरस आता है बख्शी साहब को सोचकर। रमणीक मान साहब के लिए भी, रमणीक मान साहब के अभी 5 फोटो भेजे किसी ने मेरे पास। बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ओपी धनखड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 5 फोटो आए हैं मेरे पास। बीजेपी के हरियाणा के पदाधिकारी हैं। इस विषय पर नहीं जाना चाहता। आज का विषय यह है दीपक भाई कि मुझे केवल ये बताइए, देश का गृह मंत्री क्या नवाज शरीफ है? देश का प्रधानमंत्री क्या जिनपिंग है? फिर मोदी जी और अमित शाह जी हैं दोनों, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। वो चाणक्य जो एमएलए खरीदता हुआ घूम रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक नहीं। और बख्शी साहब ने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है बख्शी साहब से, देश के गृह मंत्री से। दुर्भाग्य है
ऐसे फौज में और फौज के संस्कारों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप गहराई से सोचें। ठीक है आलोक जी, बख्शी साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। जल बख्शी, क्या कहेंगे आलोक जी की टिप्पणी पर? सवाल नहीं पूछ सकते, किसानों से सवाल पूछ रहे हैं। ये आलोक जी दूसरे को मौका दें, ये बड़े और उसके बाद एक मिनट बख्शी साहब, एक मिनट बात हो जाने दीजिए, आपने बहुत भाषण दे दिया। आप रोज RSS का रखते हुए हम देख रहे हैं आपको। सुनिए जरा, आप एक बार सुनिए जरा, सुनिए जरा, सुनने की भी आदत डालिए। हमें केवल ये बताइए, 1 घंटे तक वो दीप संधू पोल पर चढ़ा रहा, किसकी शह थी वो? अमित शाह की शह थी वो दिल्ली पुलिस की शह थी। आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए। और उसके बाद वो बाइक पे बैठ के भाग गया। NIA ने 7 तारीख को, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि इस तरह का हुड़दंग हो सकता है, फिर भी सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। और जिम्मेदार किसान है, सुनियोजित तरीके से, सुबद्ध तरीके से रूट बना के सरकार। ठीक है आलोक जी, जवाब ले लीजिए आप। आलोक जी जवाब ले लीजिए, जनरल बख्शी बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जनरल बख्शी प्लीज। थैंक यू आलोक जी, आपने मुझ पर बड़े गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। अब आप जरा मेरी भी सुन लीजिए। अगर सरकार उस दिन फायर करती, 25 एम्बुलेंसेज, मैं कब कह रहा हूँ फायर करती बख्शी साहब? क्या फायर ही एक समाधान है क्या? अब इससे पहले क्या था? लाल किले तक बोला मैंने, बिल्कुल बीच में इंटरप्ट। आप मुझे केवल ये बताइए बख्शी साहब, लाल किले का गेट किसने खोला? लाल किले के गेट कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ? आलोक जी बात तो सुन लीजिए, आलोक जी बात सुन लीजिए, आलोक जी बात सुन लीजिए प्लीज। जनरल बख्शी की सम्मान करिए इतना दूसरे स्पीकर का। बख्शी, जनरल बख्शी। आलोक जी, मैं बड़ी भद्रता से अमित शाह तो जो पाकिस्तान के गृह मंत्री देश को बनाएंगे, लाल किले की साहब मैं उठ के जा रहा हूँ। अगर आप इसको हिम्मत नहीं करा सकते, चिल्लाते रहेंगे। सिर्फ जनरल बख्शी की आवाज प्लीज। आलोक जी प्लीज इंतजार करिए, जनरल बख्शी की आवाज। थैंक यू आलोक जी, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था, मैंने बड़ी भद्रता से आपकी सुनी थी। आप भी सुन लीजिए। देखिए, उस वक्त, उस दिन 26 को प्रॉब्लम ये थी कि अगर सरकार गोली चलाती, हिंसा करती जरूरत से ज्यादा, तो दुनिया भर में जलियांवाला बाग का नारा लगता। वो हमारे जवानों के माता पिता वहां बैठे थे, इसलिए सरकार ने पूरा जो है नरमी बरती। सरकार ने बिल्कुल संयम बरता। पुलिस वालों ने मार खा लेना वहां ठीक समझा, लेकिन हमारे किसानों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। क्या इससे ज्यादा सबूत आपको चाहिए कि नियत का सबूत चाहिए? कोई एक्शन लिया, किसी को मारा गया, किसी पे गोली चली? साहब बिल्कुल शांत, बहुत ज्यादा संयम बरता है। 300 पुलिस वाले घायल हुए, इसीलिए चुपचाप से सह लिया कि ये किसान है। ठीक है साहब, इसके बाद भी अगर आप चीखें चिल्लाएं तो बहुत गलत बात है। आपने खुद देखा जो हुआ है। मेरी तरफ से जो भी गिल्टी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी अपील है होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। जिसने झंडे का अपमान किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुझे 2 टके का फर्क नहीं पड़ता कि उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे दिल्ली में बम ब्लास्ट होने शुरू हो गए। आप जिम्मेवारी लेंगे। वो इजराइल की जिम्मेवारी सरकार लेगी, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। आप जिम्मेवारी लेंगे कि आपकी उपद्रवी सदन कर रहे हैं। जिम्मेवारी सरकार की है, मंत्री की है, प्रधानमंत्री की है। ठीक है, मैं अपराजिता सारंगी जी के पास चलता हूँ। क्या अपराजिता सारंगी जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? बड़े भाषण देने के। आलोक जी को ऑडियो ठीक कराइए प्लीज, इनकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अपराजिता जी, मैं तो बिल्कुल फौज की सच और कड़वी बात करता हूँ। इस देश के लिए मैं लड़ चुका हूँ, आपने केवल बातें करी है। अरे साहब, आप लड़ चुके होंगे। दीपक जी मैं बोल दूं, आप के तौर पर मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप भाजपा को बचाते हैं ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पता चलता है कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज बचाते हैं भाजपा की सरकार को, रोज मोदी जी को बचाने का काम करते हैं टीवी चैनल पर आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। देश भाजपा से बहुत ऊंचा है, आपसे बहुत ऊंचा है। चेहरा सामने आ गया इनका। अच्छा आलोक जी अब थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, अपना ऑडियो ठीक कराइए। अपराजिता सारंगी जी, क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है? जी
देखिए, मैं आप सबको कह दूं कि आज के दिन पुलिस के संयम और धैर्य की प्रशंसा करनी चाहिए हमें। जो विपक्षी दल हैं और जो बाह्य शक्ति हैं जिन्होंने हमारे किसान संगठनों को उकसाया, बरगलाया, वो चाहते थे कि पुलिस कर्मियों की तरफ से एक फायरिंग हो जाए, खेल खत्म हो जाए, जैसा कि अभी कहा गया जलियांवाला बाग 1919 का हो जाए, ये यही चाह रहे थे। लेकिन देखिए, अभी 300 पुलिसकर्मी आहत हैं। उनके परिवार वालों के बारे में सोचिए। और उन लोगों ने सब कुछ सहकर किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं की, कि बंदूक नहीं चलाया। मुझे लगता है उनको धन्यवाद देना चाहिए। हिम्मत नहीं है देश के गृह मंत्री में। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप आवाज बढ़ाने से आपकी बात सच नहीं हो जाती है। बंधु, आप आवाज न बढ़ाएं। आप तेज बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच बोल रहे हैं। थोड़ा शांत हो जाइए, बात सुनिए, बात सुनिए। मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं तुरंत आ रहा हूँ सिरसा साहब के पास, लेकिन फतेह सिंह गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक है, उनके पास सबसे पहले चलूंगा। फतेह सिंह जी, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है क्या आंदोलन सही दिशा में गया है या 26 तारीख से भटक गया? बिल्कुल सही नहीं गया है, ये बहुत गलत हुआ है। वो तो सरकार ने संयम बरता, नहीं तो बहुत ही नुकसान हो जाता। इतना किसान मरता अगर सरकार संयम न रखती। ये तो हमारा जो प्रधानमंत्री है, इतने बढ़िया आदमी है जिन्होंने इतना संयम रखा और जो कि किसानों का नुकसान नहीं किया। किसानों की आड़ में ही सारा बवाल हुआ। ठीक है, फतेह सिंह जी, यही रुकना होगा आपको। यही सवाल सिरसा साहब से लेता हूं। सिरसा साहब, गलत हुआ 26 तारीख को बहुत, और सरकार ने वाकई संयम रखा? नहीं दीपक जी, कोई भी अहिंसा को किसी भी तरीके को हम लोगों ने कभी जस्टिफाई किया है ना जस्टिफाई करेंगे। ना एज अ किसान जस्टिफाई किया है, कर सकते हैं हम, ना एज अ सिख जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो खुद देश के सेवियर मानते हैं अपने आप को। किसी भी अहिंसा के खिलाफ हैं हम लोग। कोई भी अहिंसा किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि ठीक है, संयम रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे अभी जनरल बख्शी ने भी पहले कहा, कहीं ना कहीं आप ये मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। क्योंकि जब ये रूट तय कर दिए गए थे, सब कुछ तय कर दिया गया था, और अगर सरकार के पास ऐसी कोई इनपुट्स थी, जो कि अभी कोई यहाँ बोल रहा था, मेरे ध्यान में नहीं किसने बोला, कि सरकार के पास ये जानकारी आ चुकी थी, तो फिर आप ये तो मान के चलें कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर फेलियर नहीं है तो फिर इंटेलिजेंस लोगों ने जानबूझकर उनको वहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन मैं एक बात बड़े स्पष्ट और बड़े ज़ोरदार शब्दों से कहना चाहता हूँ, किसी भी सूरत में हम लोग ना तो ऐसी अहिंसा के साथ खड़े हैं, कोई ऐसी अहिंसा करने की कोशिश करे, उपद्रवी बने। और दूसरी बात, जहाँ तक देश का हमारा तिरंगा है, वो हम सब के लिए स्वाभिमान है, हम सब के लिए मान है, हम उसके लिए अपनी जान देने वाले लोग हैं। और पंजाब में जैसे जनरल बख्शी कह रहे थे, हर रोज़ पता नहीं कितने तिरंगों में जो है हमारी किसान जवानों की बॉडी लिपट कर आती हैं। हमें फ़ख्र है इस अपने देश के ऊपर भी, देश के झंडे के ऊपर भी। लेकिन इसकी आड़ के अंदर जिस तरीके से पर्टिकुलर हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, मैं वो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसके ऊपर हमें कुछ भी ऐसी बात रखने से पहले हर तरीके से विचारना चाहिए। टीवी चैनल को भी बड़ी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। आप दीपक जी अपनी बात मत लेना कि मैं आपके टीवी चैनल की, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखोनी चाहिए जिसके कारण आपस में कम्युनल हेट बढ़े। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी जो गौरव की बात है, हम अलग अलग धर्मों के लोग एक ही जगह रहते हैं, ये हमारा गौरव है। इसलिए, लेकिन आजकल जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह के डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह के दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी आहत हैं। हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की, हमारे ऊपर देश के खिलाफ बोलने की जिस तरह की बातें कही जाती हैं, आप समझ सकते हैं कि किसी भी देशवासी को। मैं आप ही के सवाल का जवाब रमणीक मान से लेता हूं। रमणीक मान जी, कीचड़ उछाला जा रहा है किसानों पर? देखिए, मैं कीचड़ उछाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, देखिए भाई, आपके चैनल पे कल एक प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के, वो मुझे कह रहे थे ये आतंकवादी है। आपके चैनल पे कल
24 घंटे की बात नहीं है अभी। आपसे आज जो ये मेरे सवाल को पूछा दूसरा गया, रमनीत जी, सर्टिफिकेट उसका बांट उत्तर रहे हैं, दीजिए कल ना। को तीसरा आप सर्टिफिकेट किसान के तौर पे बैठे तो नहीं, कहिए किसानों पे देखिए, कीचड़ उछालना गलत यार है। आप एंकर हैं क्या? आप कहिए ना आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं क्या? गलत है। दीपक आप भाई इधर कौन से है यार? ये उधर आदमी से कहाँ से पकड़ के बीजेपी लाते हैं आप इनको? आप सीधे एक सवाल का उत्तर नहीं देते। कौन है भैया आप? मैं अपना उत्तर आपसे पूछ के दूंगा क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ के उत्तर दूंगा क्या? आप बताइए मैंने क्या उत्तर दिया? आप लिख के, आप स्क्रिप्ट लिख के भेज दीजिए करिए मेरे पास। अजीब किस्म के इंसान है यार आप, वाहियात आदमी है। कमाल की बात है आपकी यार, आपको बात करने का पता ही नहीं है। दीपक चौरसिया जी ने, अच्छा मैं आपको, हाँ मैं पूछता हूँ एक सवाल आपसे। दीपक भाई इनसे पूछिए, दीपक भाई इनसे एक बात पूछिए कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने चाइना वालों के साथ सीसीपी के साथ एक, अरे नहीं हूँ भाई, एक एग्रीमेंट साइन किया तो वो सीसीपी के कार्य करते हैं। कभी तुम किसी का नाम लेते हो, कभी किसी का नाम लेते हो, कौन हो भाई तुम? सर्टिफिकेट बांटने की दुकान खोल रखी है क्या राहुल गांधी ने? जिसको मंजूर, आप बताइए सीसीपी, अरे छोड़ो ना यार, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये बता दीजिए कि किसानों आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे को बताइए क्या आपकी पार्टी का एग्रीमेंट है या नहीं है? सीसीपी, मुझे केवल ये बता दीजिए कि 100% गलत है किसान पे कीचड़ उछालना। अरे मैं बता रहा हूँ किसानों पे कीचड़, अरे आपसे, आप दीपक चौरसिया जी के शो पर किसान बन के बैठे ना, ये एंकर, दीपक भाई एंकर ये है क्या? के ऊपर दीपक भाई ये एंकर है क्या? सही है। दीपक भाई ये एंकर है क्या? आपके अंदर अच्छा, अरे मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं। थोड़ा सा आलोक जी को कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। आलोक जी कंप्लीट करने दीजिए। आज आप सबके बीच में बोल रहे हैं और वो प्रवक्ता भी आ रहे हैं अभी, सुरेंद्र राजपूत जी। रमनीत मान जी जवाब दीजिए। हे भद्र पुरुष अभद्रता ना कीजिए, हे भद्र पुरुष अभद्रता ना कीजिए, नहीं हे भद्र पुरुष अभद्रता ना कीजिए। ये एक राष्ट्रीय चैनल है, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। कहिए ना, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, अब बीजेपी के प्रवक्ता। अरे भैया ये कौन है यार? मैं बताऊंगा दीपक भाई ये कौन आदमी है भाई? अभद्रता क्या होती है? ये कौन है भाई? ये अच्छा आप दोनों आपस में निपटो, तब तक मैं चलता हूँ अमित अविनाश के बाद मुंबई। दोनों आपस में निपट लो। अमित क्या कहेंगे, क्या वाकई किसानों पर कीचड़ उछाला जा रहा है? आपसे ये सवाल पूछता हूँ। सर मेरा अपना एक ओपिनियन है कि जो भी ये घटना हुई है बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो 26 जनवरी के दिन हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। मैं एक देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे देश की एकता और अखंडता को बहुत ही कमजोर करता है। किसानों बहुत बहुत शुक्रिया अमित। सीधे मैं चलूंगा अब्दुल हफीज गांधी के पास। गांधी जी, आज अखिलेश यादव ने संदेशा तो पहुंचा दिया, वो नहीं गए। क्या आपको लगता है आप भी किसान आंदोलन को राजनीतिक करते जा रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन के साथ कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। हाँ, हम किसानों के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। आज हमने समाजवादी किसान समिति भी बनाई है जो अलग अलग जगह जाकर अपनी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी को देगी, और जो भी सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से उत्पीड़न हो रहे हैं इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये समिति देगी। अभी मैं बहुत देर से चर्चा सुन रहा था और मैं ये देख रहा था कि चर्चा किस तरफ जा रही है। किसानों की बात बहुत कम की जा रही है। मैं समझता हूं कि किसान इस देश का अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फंडदाता का जो है, आप शायद भूल गए कि 2 महीने से देश में किसानों की बात हो रही है और किसी मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है। गांधी जी, 2 महीने से सिर्फ किसानों की बात हो रही है और किसी मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है। देखिए, दीपक जी, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगी हुई है, ये सभी देख रहे हैं, और मीडिया की जो एक तरह से क्रेडिबिलिटी है वो बहुत नीचे आ चुकी है। हम सभी जानते हैं। अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी की फिक्र करिए ना, जब हमारी क्रेडिबिलिटी जोड़ दीजिए। लाल किले की जो व्यवस्था है वो चौकस होनी चाहिए, बिल्कुल सुन लीजिए। जब 26 जनवरी के दिन लाल किले की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। किस तरह से वहां लोग घुस जाते हैं, हिंसा किसने की किसने नहीं की, ये जांच का विषय है, लेकिन कैसे लोग वहां पर गजब है आप लोग। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद कौन कर रहा था? सरकार कर रही थी या किसान कर रहे थे? गांधी जी बताइए। लोग सिंघू बॉर्डर पहुंच जाते हैं और वहां पर दंगा करने की कोशिश करते हैं, वहां किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस को चकमा देकर कैसे सिंघू बॉर्डर पहुंच गए, ये आप मुझे बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े लोग हैं वो हिंसा करते हैं, वो बहुत आसानी से कहीं पहुंच जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। तो ये भी सवाल 394 लोग घायल हो गए पुलिस वाले, और आप कह रहे हैं कि हिंसा कर रही है बीजेपी। गजब बात करते हैं आप अब्दुल हफीज गांधी जी। भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्यों निकलता है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों निकलते हैं, चाहे वो दीप सिद्धू हो या आज अमन डबास हो।
ये देखिए, क्यों भारतीय जनता 60 पार्टी के लोग दिनों उस से- हिंसा में निकलते हैं? ठीक है। ये मुझे समझा दीजिए। अपराजिता जी शांत जवाब, हो जाएं, आपकी भारतीय बात हम जनता लोगों पार्टी ने के लोग सुन ली। हिंसा फैला रहे हैं, बड़ा आप पर आक्रोश आरोप है लगाया आपके उन्होंने। अंदर, हमने जान लिया। ये भी समझाइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछूंगा कि जहां मैंने पर भी सुना, हिंसा होती है वहां मैंने भारतीय सुना, जनता पार्टी देखिए का उन्होंने संबंध ये क्यों भी निकलता कहा, है? सिर्फ हिंसा का आरोप नहीं लगाया, उन्होंने ये भी कहा कि किसान के बारे में चर्चाएं नहीं हो रही हैं। मैं कह दूं कि हर चैनल पर, इस चैनल पर भी दीपक बाबू के साथ करीबन 60 दिनों से हम लोग किसानों के बारे में ही बात कर रहे हैं। और ये जो 3 फार्म लॉज हैं, ये किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में और स्वतंत्र बनाने की दिशा में ठोस कदम है। मीडिया के माध्यम से पोर्ट्रे हो रही है, हम सभी जानते हैं। किसानों के वो रहेंगे और अधिक अधिकार हम इन लॉज के माध्यम से दे रहे हैं। और आप सबके सामने एक कहावत रखना चाहती हूँ, हिंदी की कहावत है, जरा सुने। हमारे किसान बंधु आतंकवादी हो ही नहीं सकते हैं, खालिस्तानी हो ही नहीं सकते। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। जो बाह्य शक्ति हैं, जो विपक्षी दल है, ये उन्हें ये तो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं ना शुरू से ही, इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं एक कहावत रखना चाहती हूँ, जरा मुझे सुन ले। आपको मैंने सुना, प्रवक्ताओं द्वारा आपको मैंने सुना, अब आप मुझे सुन ले। आपको मैंने सुना, आप मुझे सुने। नहीं, आपने ये कहा कि देखिए, एक हिंदी में कहावत है, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। गांधी जी सुन लीजिए, आधी छोड़ पूरी को धावे। आप जरा सुने, एक हिंदी में कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये भी ना मिला, ये वो भी ना मिला, आधा मिलता वो भी ना मिला। देखिए, ऐसा है कि लगातार 11 बार हम लोगों की बातचीत बड़े सम्मान के साथ किसान संगठनों के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी संवाद पर विश्वास रखती है, संवाद से किसी भी विवाद का हल निकाला जा सकता है। 60 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता हर एक टीवी चैनल पर यह कह रहे हैं। और देखिए, 3 बार 3 कदम हम लोगों ने लिया और सर्वोच्च न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। पहला था, सरकार संशोधन के लिए राजी हो गई, 7 जगह संशोधन होंगे, हम एमएसपी के बारे में लिख के देने के लिए तैयार हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बना दी, कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। मेरे पास एक एडवर्टीजमेंट भी है 20 जनवरी का, उन लोगों ने इस कमेटी ने विचार भी मांगा है, सबकी सम्मति से ही कमेटी निर्णय लेगी, ये भी इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट किया है। दूसरी बात। तीसरी बात, सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया कि 1.5 साल तक हम इसके कार्यान्वयन पर होल्ड रखेंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं कि समस्या का समाधान हो। और मैं राहुल गांधी जी के बारे में कह दूं, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनके बारे में कहना चाहूंगी कि जब पिछली बार संसद में, मैं सांसद हूं लोकसभा में, संसद में जब इस पर आलोचना हुई, इन तीनों लॉज पर 3 दिन आलोचना हुई, रात तक आलोचना हुई, करीबन 2 किलोमीटर दूर संसद से उनका घर है। एक दिन भी जब आलोचना हो रही थी वो अंदर नहीं थे संसद में, आप सबको मैं बता दूं, ये आप सब जानकर रखें। मुझे तो ये शक है कि वो ठीक मैं आपके ही पॉइंट को सिरसा जी के पास ले सकता हूँ। अपराजिता जी ने हिंदी की कहावत कही सिरसा जी कि आधी छोड़ के जो पूरी को जाता है उसको ना आधी मिलती है ना पूरी मिलती है। क्या आपको लगता है किसान ये गलती कर रहे हैं? मुझे लगता है अपराजिता जी ने बहुत एक गलत बात कही है। मुझे लगता है कि उनको एहसास होगा कि वो गलत कह गए यहाँ पे ये कहावत। पहली बात है, आप किसी को कुछ भीख में नहीं दे रहे कि आप आधी छोड़कर पूरी भागेगा तो उसको पूरी देंगे नहीं। किसान का हक है, वो अपनी पूरी बात मांग रहा है। तो अपराजिता जी ने मान लिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, हमारी बहन ने, कि वो किसान को आधी देना चाहते हैं, पूरी देना नहीं चाहते। और धमकी भी है ऊपर से कि आधी छोड़ पूरी को भाग, आधी मिले ना पूरी पाए। मतलब अगर आप इस तरह की धमकी दे रहे हैं, मुझे लगता है ये सभ्याचारक नहीं है। मेरी विनती सुनिए, देखिए आप इतनी देर बोलते हैं, कोई आपकी बात नहीं काटता, और फिर आप सभ्याचारक होते हो, दूसरे की बात काटना चाहते हैं, ठीक नहीं है। तो आप ये बताएं, ऐसा कैसे, आप किस कैपेसिटी में आप ये बात कह रहे हैं? पहली बात कि आप आधी चीज देना चाहते हैं, पूरी देना नहीं चाहते। दूसरी बात, आप ये कैसे कह रहे हैं कि आधी छोड़ पूरी को भाग, आधी मिले ना पूरी पाए, मतलब तुम्हें अब आधी भी नहीं मिलेगी, तुम तो पूरी की बात कर रहे थे। और मुझे लगता है ये किसान के जख्मों के ऊपर नमक नहीं बल्कि मिर्च नहीं। कहावत तो क्या, और कहावत क्या होती है? हर चीज की और कहावत किस लिए सुनाई? यही तो बताई उन्होंने कि आधी मिल रही थी, आधी ली नहीं, और पूरी अब मिलेगी नहीं।
तो ये किसान के जख्मों के ऊपर नमक नहीं, नमक के साथ मिर्च भी होगी। और अगर बीजेपी की ये मानसिकता और ये सोच है तो भाई फिर मुबारक है ऐसी डेमोक्रेसी को। मैं समझता हूं मुबारक है आपको ऐसी डेमोक्रेसी को कि जिस डेमोक्रेसी के अंदर किसान को अपनी बात करने का हक ना हो और आप जबरन उसको कहें कि तेरे को आधी देंगे और तू आधी नहीं लेगा तो तुझे पूरी देंगे ही नहीं। ये मुझे लगता है डेमोक्रेसी नहीं सिखाती है। और अगर आपको ऐसी डेमोक्रेसी सिखाती है तो आपको मुबारक हो, हमें ऐसी डेमोक्रेसी नहीं सिखाती। देखिए, तथ्य को आधार करके बातचीत की जाए तो बेहतर है। हमारे पास तथ्य भी है और तर्क भी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बातचीत नहीं करती है। हम काम करके दिखाते हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप पिछले साल जितनी धान खरीदी गई और इस साल जितनी धान खरीदी गई, आप तुलनात्मक अध्ययन करें। इस बार 27 जनवरी तक 592 लाख मेट्रिक टन धान सरकार ने खरीदा है। एक दूसरा, करीबन 86 लाख हमारे अन्नदाता लाभान्वित हुए हैं। उन्हें 1,11,07,01 रुपए उनके खाते में गए हैं। उसके अलावा आप सब जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या हुआ, कि कितनी अच्छे तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमारे किसान लाभान्वित हुए हैं। तो उसके अलावा 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हम बनाने जा रहे हैं। हम अच्छा मार्केट दे रहे हैं, अच्छे प्राइस मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। किसान हमारा स्वतंत्र होगा, किसान हमारा सशक्त होगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो आप मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन अपराजिता जी आरोप लगा रही हैं कि जब किसान बिल पे डिस्कशन हो रहा था राहुल जी संसद में नहीं थे। समाचार समाप्त हुए। दीपक भाई, पढ़कर के जो लोकसभा सांसद कहावत भी गलत पढ़े, उनके आरोपों का क्या जवाब देना। अभी तक पढ़ाई कर रही थी अपराजिता जी, बड़ी अच्छी सांसद हैं, अच्छा है, ईश्वर इनको तरक्की दे। अब हमें दो एक बातें बता दीजिए। यहाँ पर अकाली दल के सिरसा साहब भी बैठे हैं। अकाली दल तो इनका सहयोगी दल था, सबसे पुराना सहयोगी दल था। ये अपने दल के लोगों को और अपने सहयोगियों को तो संभाल नहीं पाए, समझा नहीं पाए। ये किसानों को और हमको कैसे ये किसान बिल समझा ले जाएंगे, आप हमें बताइए जरा। इसी मुद्दे पर तो अकाली दल अलग हुआ ना, वरना तो दांत काटी रोटी थी अकाली दल की। आप इस चीज को देखिए कि अपराजिता जी, आप बिना वजह की बात मत कीजिए, किसानों की समस्याओं को सुनिए, किसानों के सामने दाता मत बनिए। देखिए, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप किसानों के लिए दाता मत बनिए। आप एक तरफ अन्नदाता कह रही हैं, उनको देवता कह रही हैं, और दूसरी तरफ उनको भिखारी कह रही हैं कि हम आपको आधी देंगे, पूरी तो देंगे ही नहीं। आधी लेनी है तो लो, वरना पूरी तो मिलेगी नहीं, आधी भी नहीं मिलेगी, भाग जाओ। आप जो इस तरीके का सामंतवादी व्यवहार है, इसी के लिए आपने दिल्ली में दंगा कराया, इसी के लिए आपने लाल किले में उपद्रवी भेजे, इसी के लिए आपने आज अमन डबास को डंडे लेकर के सिंघू बॉर्डर भेजा, इसी के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन बदनाम हो जाए, बर्बाद हो जाए और किसानों को आधी भी ना मिले। आप इसके लिए अपने साजिशें रच रही हैं। होम मिनिस्टर साजिश रच रहा है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में साजिशें रची जा रही हैं, और सच बात यह है कि आपकी साजिशों से कुछ नहीं होगा। और दिलीप भाई, मैं आपको, सॉरी दीपक भाई, आपको भी राजपूत जी, और कोई काम नहीं है, साजिश ही रचेंगे दोनों। प्रधानमंत्री भी वही करेंगे, देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, गृह मंत्री भी वही करेंगे। मुझे हाँ, दीपक भाई, अरे अपराध, मैं वही जवाब देता हूं, आप चिंता मत। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। मैं आपसे यही आपको जवाब देना चाह रहा था कि सच बात यह है कि आज तक 100 से अधिक किसानों की शहीदी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक शब्द भी अगर निकला हो तो कोई मुझे बता दे। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि जिस लाल किले पे परिंदा नहीं पर मार सकता, वो लाल किले पर वीआईपी एस्कॉर्ट में दीप सिद्धू को कैसे ले गए। आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मुंह से रमेश, राहुल गांधी किसान बिल के टाइम संसद में नहीं थे, उनको ले जाओगे आप। राहुल गांधी जी लोकसभा क्यों नहीं आए? देखिए, प्रश्न सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी, चलिए इसका भी जवाब मैं
राहुल गांधी जी की लोकसभा में अटेंडेंस 72% है और प्रधानमंत्री अरे जी लोकसभा की 32% अटेंडेंस की कौन बात कर रहा है? अगर आपको नहीं है जवाब जानकारी तो सारंगी जी जरा एक बार कर लीजिए सही। आप रमणीक मान जी बोलिए। राहुल गांधी जी की 72% और प्रधानमंत्री जी की 32%। अरे बाप रे, ये अच्छा चलिए, धन्यवाद आपका जी। आप सबकी हाजिरी लगाते रहिए, रजिस्टर अपने पास रखिएगा। अभी चल रहा है सत्र, आप दोबारा नोट कीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद आपका। से देखिए, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं दीपक भाई, अभी इन्होंने कहा कि 100 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1995 से लेकर 2015 के बीच में 3,17,748 लोग 748 किसानों ने आत्महत्या की थी। तब कहां थे प्रधानमंत्री? तब कहां थे राहुल गांधी? तब कहां थे हमारे ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार साहब? देखिए, ये सारी बातें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं और आपके हाथी के दांत दिखाने के हो रहे हैं, खाने के हो रहे हैं। बिल्कुल किसान आंदोलन के बीच में मिलान गए। उनका सुबेरे ट्वीट आया कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम खड़े चलो, और वो खुद चले गए। ये सब क्या होती है बताएंगे मेरे भाई? आप वास्तव में अगर सर प्लीज मेरा 1 मिनट मेरा निवेदन है, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज आप सुनिए मेरी बात। अच्छी आपको मिलान की बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं ये कह रहा हूं आपको अमित शाह की तकलीफ नहीं हो रही है? अरुणाचल क्यों चला गया? आपको नरेंद्र मोदी की तकलीफ नहीं हो रही है? गुजरात क्यों चले गए? 15 किलोमीटर दूर किसानों से मिलने नरेंद्र मोदी जी गुजरात चले गए। आपको मिलान की बड़ी तकलीफ हो रही है। आपको अगर इतना आप लोग बात दीपक भाई कैसे ये डिबेट चलेगी और मैं क्यों आपके चैनल पे दोबारा आऊंगा? कैसे लोगों को ले सर, मेरे को आप अनुमति दे दीजिए। आप प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जिंदगी सर मैं चला जाता हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ। आप बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपका ऑडियो नहीं ले रहा हूँ मैं। रमणीक मान जी बोलिए। आप क्यों जाएंगे? आप तो जाने के लिए ही आए हो। झूठ सर, मैं तो केवल ये कह रहा हूं सर दीपक भाई, और क्या करोगे? अगर मेरे को बोलने के लिए हर बार कांग्रेस का प्रवक्ता बीच कूद के पड़ेगा, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता एक आदमी की आवाज दबाने के लिए खड़े हैं क्या कांग्रेस के? मैं ये पूछना चाहता हूं 1984 में दिल्ली की सड़कों पे जो दंगे हुए उसका जिम्मेवार कौन है? आप लाल किला की बात करते हैं, मैं बताता हूं लाल किले का जिम्मेवार कौन है। आप लोग हैं, आप लोग निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं। अरे 5 अक्टूबर 2020 को राहुल गांधी कहां से चला? ये बदतमीजियां हो रही है। आपको 1983 के दंगों पे करना है तो आइए उस पर भी बहस करते हैं। बदतमीजी और बात कीजिए आप कि हमने माफी भी मांगी और आप जैसे उग्रवादी लोग आज की डेट में इस तरीके के जख्म मारते हैं। और दीपक चौरसिया, आप इस चैनल पर इस तरीके की बातों को उभारते हैं क्योंकि आपको कांग्रेस से जवाब लेना है। आपकी हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं है भाजपा से जवाब लेने का। किसी को तमीजी और बदतमीजी तो आप कर ही रहे हैं बांटने का। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं दीपक भाई, बदतमीजी तो आप कर ही रहे हैं रमणीक मान साहब। कि किसानों को रमणीक मान साहब बदतमीजी की पराकाष्ठा कर रहे हैं क्योंकि किसानों के आंदोलन को आप दबा नहीं पा रहे और आप जैसे दलाल आ जाते हैं रोज बैठ करके करने के लिए कि किसान आंदोलन को कैसे बर्बाद करें। कि अगर किसानों को यह बिल समझ में आ जाए तो पूरे देश में आग लग जाएगी। आपकी नीयत क्या है? देश में आग लगाना? ये देश हमारा है भाई, इटली वालों का देश नहीं है, समझो इस बात को। और इटली में आग लगाइए जाकर लगानी है तो वो आपका देश होगा। भारत के अंदर आपको कोई इजाजत नहीं देगा आग लगाने की। कैसे लोग हैं आप? मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं आपका भाई नहीं हूं, इटली वालों का भाई नहीं हूं, मैं उनका भाई हूं। मेरे हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, अरे आप मेरे भाई हो भी नहीं सकते, उग्रवादी हो, देशद्रोही हो। क्या बोल रहे हैं? उग्रवादी हो, देशद्रोही हो। सच बात है, तिरंगे का मान नहीं करते हो, अपमान करते हो। तुम जैसा भाई तो हो ही नहीं सकता। दुश्मन हो तुम। अरे दुश्मन हो, देश के दुश्मन हो जो कांग्रेस का दुश्मन। मैं दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। मेरे एक दर्शक जुड़ गए। सुनील जी क्या कहेंगे? क्या आंदोलन सही दिशा में जा रहा है या भटक गया है? बताइए। ये पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज तो दुर्भाग्यपूर्ण के बाद मैं ये एक किसान और बीजेपी से मैं अलग अगर सरकार से बात सोचूं, अगर एक बाहर बैठ के मैं देखूं तो एक गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे प्रधानमंत्री के अभिभाषण के बाद 1-1.5 घंटे के बाद इतनी बड़ी घटना घट कैसे सकती है? इतनी बड़ी भीड़ दिल्ली के अंदर आने वाली थी, सरकार को क्या पता नहीं था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी वहां पे चाहिए
और पूरे का पूरा कोई भी आके अराजक करता है वहां पे। मैं बोल रहा हूँ किसान नेताओं ने माफी मांगी है, किसान का कोई बंदा लोग वहां थे, अगर थे तो कैसे पहुंच गए वहां पे? वहां कोई चार ठीक है सुनील जी, सुनील जी आपने अपनी बात रखी, मैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे जगतार जी से। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसका किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ा। महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में दिन को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध है। इसका असर यह है कि किसान नेता शिव कुमार कक्का जी का उनके घर में ही घेराव हो रहा है। एमपी के होशंगाबाद जिले में किसान मोर्चे के किसानों ने शिव कुमार कक्का जी को खुली चुनौती दी और उनका बहिष्कार किया। किसान मोर्चे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक हित साधने के लिए उन्होंने एमपी के किसानों के साथ विश्वासघात किया। शिव कुमार कक्का जी होशंगाबाद जिले में आए तो उन्हें जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अब किसान नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। मेरे साथ इस बहस में जुड़े हैं सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ अब्दुल हाफिज गांधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल से, जगतार सिंह भाजपा किसान नेता, साथ ही साथ रमनीक मान एक किसान। सबसे पहले मैं चलूंगा, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका नाम है प्रवीण डंग लुधियाना से। प्रवीण जी बताइए, क्या विरोध सही है? जिन नेताओं का विरोध हो रहा है वो ऐसा है सर, ये लोग पहले किसान जो कानून बने हैं उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था भारत सरकार से लड़ रहे हैं, पर अब प्रतीत होने लगा ये भारत सरकार से नहीं भारत देश से लड़ रहे हैं। 26 जनवरी को किसी परेड जिस दिन देश की निकलनी होती है उस दिन इनके द्वारा ट्रैक्टर परेड की परमिशन मांगना, इनकी साजिश जो इनके दिमाग में चल रही थी वो नजर आ रही थी। उस दिन किसी तरह का भी किसी भी संगठन को कोई प्रदर्शन करने का परमिशन सरकार को देनी भी नहीं चाहिए थी, इनको मांगनी भी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, जब सरकार हर तरह की बात इनकी मानने को तैयार है, जो मैं आम नागरिक होने के नाते देख पा रहा हूं, हर तरह के संशोधन को तैयार है, बिल को 1.5 साल के लिए लटकाने के लिए भी तैयार है, तो साफ प्रतीत हो रहा है कि ये लोग, इनका मकसद बिलों में किसानों के हित की बात करना नहीं है, कोई छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जो 26 जनवरी का इन्होंने कलंक लगाना था हमारे देश पर, वो कलंक लगा चुके हैं। ठीक है, और ये जो ठीक है प्रवीण जी, आपने अपनी बात काफी अच्छे ढंग से रखी। इसके बाद मैं सीधे चलता हूं जगतार जी के पास। जगतार जी, कक्का जी का विरोध, देश की जनता का ये मत, आपको नहीं लगता आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है 26 जनवरी के बाद? बिल्कुल नहीं, ये सब सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम है। मैं एक चौरसिया जी आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ इस विषय पर। 26 जनवरी पर जो कुछ भी हुआ लाल किले पर, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। किसान, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? अगर आप ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं मांगते, किसानों का दबाव नहीं होता, तो शायद ये होता ही नहीं। घुसे तो भाई ट्रैक्टर मार्च के बहाने ही घुसे ना। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसान नहीं, बिल्कुल समझिए, यही तो बात है इस तानाशाह सरकार की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों ने इजाजत भी मांग ली तो गलत हो गया। देश के प्रधानमंत्री के पास, आपने अब मेरी बात सुनना पूरी, आपने अभी जिक्र किया कुछ किसान नेताओं का, और उन्होंने कहा जब मिलने गए तो उन्होंने कहा भगवान आए हैं, और इस सरकार के दरवाजे पर भगवान 2 महीने से बैठे हैं। अगर आप मानो तो देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का समय नहीं है। देश का 150 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गया, एक ट्वीट करने का समय नहीं है, और कह रहे हैं संशोधन करेंगे। ये जब बनाए थे कानून तो किस किसान संगठन की सहमति से बनाए थे? एक भी किसान संगठन की सहमति से अगर बनाए हों तो उसके मिनट्स जारी किए जाएं। मैं कह रहा हूं किसान संगठन छोड़ो, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक किसान संगठन है, अगर उनसे भी कहीं राय ली हो तो वो स्पष्ट की जानी चाहिए। ये तानाशाही है, ये किसानों को बदनाम करने की योजना है और कुछ नहीं है। किसान, सबसे ज़्यादा तिरंगे इस बार किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाए हैं, और किसान देशद्रोही हो गए। सबसे ज़्यादा किसानों के बेटे तिरंगों में लपेट कर आते हैं गांव में, और किसान देशद्रोही हो गए। जो निकम्मापन सरकार का साबित हुआ है, उससे ये प्रश्न करना चाहिए था आपको। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो प्रश्न देश के गृह मंत्री से बनता है, देश की सरकार से बनता है, वो देश के भोले भाले किसानों से किया जाता है। ठीक है, मैं बीजेपी से आपका सवाल पूछ लूंगा, लेकिन रमनीक मान जी, क्या वाकई सरकार किसानों को बदनाम कर रही है?
मैं आ रहा हूं सिरसा जी। नहीं, मैं आपको वाजे तौर पे 2-3 बातें बताता हूं। मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से कहा, जैसा जनरल साहब ने भी कहा, 363 दिन है, आप कीजिए। पहले भी चुन्नू ने कहा था कि 15 अगस्त को काले झंडे दिखाएंगे। 26 जनवरी को ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आप 27 को निकालिए, 28 को निकालिए, आज निकालिए। गणतंत्र दिवस के दिन होता है, 26 का ही दिन चुना। उस दिन अगर अराजकता होती है तो जिम्मेवार आप भी हैं। नहीं सुनो, ऐसे नहीं बीच में बोल सकते आप। सुनो, अब आपको सुनना पड़ेगा। आप हमेशा बोलते रहते हैं, अरे गोला लाठी करेंगे हम सरकार को। अरे हम सरकार को गोला लाठी कर दी, गोला लाठी हम बक्कल उतार देंगे। उतार दिया बक्कल आपने। 26 जनवरी आपने देश को बदनाम किया है, आपने राजनीति आपने रास्ता दिया है। और मैं बताता हूँ दीपक भाई, मैं बताता हूँ, इस चैनल के ऊपर मुझे किसी ने कहा कि आप ओम प्रकाश धनखड़ के साथ खड़े थे। अरे आपने मुझे देखा नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा था। वो दीवार मैं हूँ, सड़कों पर बैठे हैं, वो लाल किले का वो परिसर मैं हूँ, वो तिरंगा मैं हूँ। सुनो मेरी बात। और जो अशोक स्तंभ के ऊपर शेर बनता था, शेर, वो शेर मैं हूँ। मैं सरदार हूँ, सरदार। आप खाना नहीं खाते मेरे ख्याल से। मैं सरदार हूँ। मैं हर एक उस नेता के पीछे जो हमारे देश की भलाई की बात करता है, उसके पीछे खड़ा हूं मैं। आप मेरे को कोई लेबल दो, कोई मुझे आतंकवादी बोले, कोई खालिस्तानी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम सुनो, अरे सुनो, गणतंत्र दिवस, सुनो मेरी बात को। 26 जनवरी को होने वाला गणतंत्र दिवस 27 जनवरी को मना लेंगे। आदमी इकट्ठे कर लिए, तुम वहां पे बड़े चौधरी बन गए हो। आप भी सुनिए मेरी बात, सुनो। कल रोते हुए देखा था टिकैत को, क्यों रोया था जानते हो? वो भावुक होकर रोया था कि मैं पकड़ा गया, जेल गया तो मेरे साथ क्या होगा, इसलिए रोया था। वो अपने लिए रो रहा है, मेरे आपके लिए नहीं रो रहा। 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या करी। ये 2014 में चुनाव लड़ रहा था। आप बातें करके बता रहे हो, मेरे को चुनाओगे आप मेरे को बताओगे कैसे किसान होते हैं? अरे हमने देखा अपने बाप दादाओं को खेत जोतते हुए, तुम बताओगे मेरे को? 150 किसान शहीद हो गया करने के लिए बैठ गए यहाँ पे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल रहे हो। तुम देश के प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा रहे हो, तुम देश के गृह मंत्री के पद को इतना गिरा रहे हो, तुम गरिमा में नहीं रह सकते। सरकार कहते, सरकार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रही है, चुप कीजिए। सरकार देश का प्रधानमंत्री देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा, देश की सीमाएं सुरक्षित कर सकते हैं ये। और आप जैसे लोग चुके हैं अपना। आप लोगों के कारण हम जैसों को खालिस्तानी कहते हैं लोग। सुरक्षित नहीं, क्यों कहेंगे? देश का लाल किला सुरक्षित नहीं, आपसे नहीं सुनूंगा मैं। अरे छोड़ दीजिए, आप जैसे लोगों के आपको बात करने का पता नहीं है। लाल किले से झांकियां निकलती हैं, झांकियां निकलती लाल किले से। क्यों घुसे? क्यों घुसे? अब तो आसपास के लोग भी आपके पास आने लगे कि खाली कर दो, बोल रहे हमारा रोजगार छिन रहा है। ये सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं खड़ा हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री के पीछे, चट्टान की तरह खड़ा हूँ किले में। अरे अशोक स्तंभ का शेर हूँ मैं। तुम कौन हो? किसानों को इजाजत नहीं दी सरकार ने। भीड़ में झुंड में लगा के बैठे हो तुम अपने आसपास। जमघट है, अकेले सामने लोगों से बात करो। तो आसपास के लोग भी बोलने लगे खाली कर दो, हमारा रोजगार छिन रहा है। क्या करेंगे ऐसे में? आप सड़कों पर बैठे हैं। आप कैसे हुआ काला? कभी कैसे जमीन छिन गई, रोजगार छिन गया? अरे रहना ठीक है, सीधे सिरसा साहब, अब तो आसपास के लोग भी बोलने लगे खाली कर दो, हमारा रोजगार छिन रहा है। कतई किसान नहीं है। उन उपद्रवियों को जिन्होंने झंडा लगाया वहां पे जाके, तुमने देश के रोजगार का सम्मान। जगतार सिंह जी, रमनीक मान रुकिए, सिरसा साहब बोल रहे हैं। जगह पर ये आंदोलन चल रहा है, एक भी हिंसा नहीं हुई वहां पर। क्या ऐसे बढ़िया आंदोलन चल रहा है? 100 लोग। जगतार जी मेरी बेनती सुनो, एक मिनट मैंने गल कर लेने दो। दीपक जी, जगतार जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी गल सुनो। रवनीत जी एक मिनट, मेरा दीपक जी आपसे एक विनम्र आग्रह है। देखिए, ये आप भी समझ सकते हैं कि जब ऐसे कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, उस प्रोटेस्ट के अंदर जानबूझकर ऐसी शरारतें की जाएं, इससे अपना देश का माहौल बिगड़ेगा। देखिए, कोई वहाँ लोकल लोग नहीं जा रहे, ये शरारत कराई जा रही है, लोगों को इकट्ठा करके वहाँ भेजा जा रहा है। मैं आपको बहुत स्नेह भी करता हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेवार हैं। मान लीजिए किसी भी कोई एक धर्म के आदमी को चोट पहुंचती है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, वो भी हमारा भाई है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं। ऐसे में जो आज भी हुआ वो बहुत दुखदाई है। किस तरीके से वहाँ पर लाठी चलियाँ, किस तरह से पत्थर चलाए गए, और फिर किसानों को उठा के आपने देखा किस तरह से एक लड़के को, नौजवान को बालों से खींचते हुए पुलिस नोचते हुए, जैसे गिद्ध नोचते हैं, किसी को नोचते हुए लेके गए हैं। ये अच्छी बात नहीं होगी।
मुझे लगता है हम सब लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए। कोई आसपास के लोग नहीं है, ये जानबूझकर सुनिश्चित किया जाता है और उनको वहां पर भेजा जाता है। सरकार अगर 200 लोगों को नहीं रोक सकती तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 5 लाख प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पे रोका हुआ है, और वो 200 लोग वहां पे कैसे घुस गए, किसकी इजाजत से घुसे और कहां तक घुसे? जहां तक प्रदर्शनकारी बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दीपक जी, मैंने भी आज जाने की वहां कोशिश की, मेरे को भी जाने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि हम जिम्मेवार हैं। हम वीडियो डालें, देखो हमें जाने नहीं दे रहे, ये कर रहे हैं, वो एक गलत हो जाएगा, वो इंस्टिगेट करने का काम होगा। नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि आज हालात ठीक नहीं है और ऐसा कोई काम नहीं कदम उठाना जिसके कारण हमारे देश की एकता के ऊपर, अखंडता के ऊपर कोई जवाब हो। सो मैं आपसे भी विनम्र विनती करता हूं। सर, ये आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं, पर क्या किसान भाई भी ये सोच रहे हैं? सवाल ये भी है। क्यों नहीं सोचते किसान? दीपक जी, हम किसान को गलत तो नहीं कह सकते। देखिए, ये कहना तो गलत होगा। कोई 2 लोग शरारती तो आपके टीवी चैनल पे भी शरारत कर सकते हैं, कोई सड़क पे जाते भी कर सकते हैं, बस पे भी जाते कर देते हैं, कोई गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद के अंदर भी लोग आजकल चोर घुस जाते हैं जो लोगों के पर्स काट के चले जाते हैं। तो कहां हम अपने किसानों को हम ब्लेम क्यों करते हैं? आप बताइए, अगर सरकार चंद लोगों को ही सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती तो फिर आप बताइए ठीक है, पूरे देश ठीक को सुरक्षा कैसे देंगे? सुरेंद्र राजपूत जी, अब्दुल हफीज गांधी, फिर सबका जवाब अपराजिता दे देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, 2 बातें दीपक भाई। एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी अपराजिता जी ने, आपने बड़ी वो किया कि राहुल गांधी जी कहां थे कहां थे कहां थे। पहले मैं सोच रहा था नहीं जवाब दूं, लेकिन अब सुन लें, क्योंकि हम लोग तो घर परिवार वाले हैं। दीपक भाई, अगर आपकी माताजी की तबीयत खराब होगी और इतनी तबीयत खराब होगी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े, तो आप ये चैनल का शो करोगे, अपनी मां को अस्पताल ले जाने का काम करोगे? तो राहुल गांधी जी अपनी माताजी को लेकर के गए थे। अगर अपराजिता जी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी अपने सांसदों को निर्देश देकर के गए थे कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। और तीसरी बात, जिस दिन ये काले कानून लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुए थे और जिस गंदे तरीके से हरिवंश सिंह ने पास कराए थे, उस लोकतंत्र के काले अध्याय के खिलाफ अगर कोई सारी रात धरने पर बैठा था तो कांग्रेस के सांसद बैठे थे। अपराजिता जी को शायद ये सब बातें या तो मालूम नहीं है और या फिर ये जानबूझ करके लोगों को भ्रम में रखना चाहती है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि हम लोग परिवार वाले लोग हैं, परिवारों की तरीके से काम करते हैं और बात करते हैं, और हम अपनी मां का ख्याल रखते हैं। हम अपनी मां को 4000 रुपए के लिए नोटबंदी में कहीं ना कहीं सिर्फ पोस्टर के लिए लाइन में नहीं लगाते हैं 92 साल की मां को। इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। दूसरी बात, किसान को अगर आप दोषारोपित करेंगे तो अमन दबास नाम का वो जो उग्रवादी है, अरे हम हाँ बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि देश हमारा परिवार है दीपक भाई। अगर आप परिवार का ख्याल नहीं रखते हो तो ये आप में कमी है। ये आप में कमी है। नहीं नहीं, ये हमारा सारा परिवार, हमारा खून भी हमारा परिवार है और हमारा देश भी हमारा परिवार है। और एक चीज सुन लो, एक चीज सुन लो, कल की डेट में मोदी जी भी आपका परिवार हुए, परिवार बनोगे जब हमारी सत्ता आएगी। क्या बोलते हैं ये हमसे ज्यादा नहीं जाना। कल जो है आप भी परिवार बनोगे जब हमारी सत्ता आएगी। अभी बने रहो नरेंद्र मोदी के परिवार। अच्छा, अरे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी भी इस हिसाब से आपके परिवार हैं, अगर आप देश को परिवार मानते हैं तो। आप तो राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। मैंने तो कहा ना कि हम तो अपनी मां को लेकर के विदेश गए थे। अपराजिता सारंगी बताएं कि उनकी मां अगर बीमार होगी तो वो नहीं जाएगी क्या? अपराजिता जी एक साथ जवाब देते हैं। अजीब तरीके का सवाल है। अब आपको नहीं लगता आप किसान आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की फिराक में? आपको लगता है 2022 में चुनाव है, यही मौका है चोट करने का? अब्दुल हफीज गांधी जी, अपराजिता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब्दुल हफीज गांधी जी, सुरेंद्र जी चुप हो जाइए। उसको आप पढ़ रहे हैं। किसान को आंदोलन करने की और अपनी मांगे मनवाने का हक नहीं है इस देश के अंदर? क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं रह रहे हैं? क्या हम संवैधानिक व्यवस्था में नहीं रह रहे हैं? तो किसानों को भी राजनीति करने का हक है। राजनीति क्या होती है? अगर राजनीति अच्छाई के लिए की जाए तो मैं समझता हूं कि हर किसी को करने का हक है। किसानों को भी उतना ही राजनीति करने का हक है जितना कि पॉलिटिकल पार्टीज को हक है। ठीक है, ठीक है, आप ही का जवाब ले लेता हूं। अपराजिता जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। संविधान ने दिया है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दिया है। अब तीनों का आप एक साथ जवाब दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं
कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। लोकतंत्र के नाम पर हिंसा के तांडव भाई को लिखा सहा हुआ नहीं जा मत सकता पढ़िए, है। अपने मन से भी बोल दीजिए। जो बीजेपी वालों ने लिख करके दे दिया आपको, वही सिर्फ पढ़ती जा रही है। अरे शर्म कीजिए, आप प्रवक्ता हैं, आप लोकसभा के सांसद हैं, क्या लोकसभा में भी जो मोदी जी बोल देते हैं वहां पर निशान लगा देते हैं? सिर्फ अपराजिता जी की आवाज प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिए। सुरेंद्र जी, अब्दुल हफीज गांधी जी। कांग्रेस तो अपना ज्ञान ना बांटे, राजनीतिक जमीन तो खो चुके हैं। स्कोर बोर्ड देखें, एक पर एक इलेक्शन हारते जा रहे हैं, जमीन ही नहीं है नीचे और बोले जा रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। 50 साल तक सत्ता में थे, एमएसपी पर कोई निर्णायक कदम लिया ही नहीं, और हम जब समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं तब कुछ बोले जा रहे हैं। दूसरी बात मैंने कही, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, 8 साल तक स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर की गई? ठंडे बस्ते में क्यों थी? और सबसे ज्यादा किसानों की हत्या आपके समय में हुई है। आप इन सब बातों को ना भूलें। निर्लज्जता की भी हद होती है। कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के मेरे मित्र, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है, ये जरा मन में रखें। चलिए मैं यहीं पे रुकूंगा। मैं आज देश की बहस के सवाल का उत्तर आपको बता दूं। 100% लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रपति महामहिम के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं होना चाहिए था। देश की बहस में आज इतना ही। रात 9:58 पर आपको दिखाएंगे दंगाइयों के हेडक्वार्टर का सॉलिड सबूत। ब्रेक के बाद